स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस और कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है। तो इस लेक्चर में हम इनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंजुगेट एसिड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यानी वो सब्सटेंस जो एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद हासिल होता है, यानी वो सब्सटेंस जो एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद हासिल होता है, तो उस सब्सटेंस को कंजुगेट एसिड कहा जाता है। और कंजुगेट बेस क्या है? वो सब्सटेंस जो एसिड को प्रोटॉन देने के बाद हासिल होता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंजुगेट बेस कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है HCl। हम जानते हैं ये एक एसिड है और वाटर ने इस केस में बेस के तौर पर काम किया है, तो लिहाजा इस केस में HCl एसिड है और वाटर क्या है? बेस है। अब आप देखें कि जब HCl ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इससे दो स्पीशीज यानी दो सब्सटेंसेस बने, जिसमें से एक का नाम क्या है? कंजुगेट एसिड है और दूसरा स्पीशीज का नाम क्या है? कंजुगेट बेस है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड। देखिए यहाँ इस पर गौर करो कि हाइड्रोनियम आयन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला है H3O+। तो इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं कि अब हम इसी के जरिए से समझेंगे कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड, यानी वो सब्सटेंस जो एसिड से प्रोटॉन यानी लेने के बाद बनता है। देखो ये मैंने एरो बनाया हूं, यहाँ पे एक लाइन बनाया हूं। देखिए वो सब्सटेंस, यानी इसको मैं मुखातिब हूं इसकी तरफ, कंजुगेट एसिड की तरफ, वो सब्सटेंस जो एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद हासिल हुआ है, बना है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड कहेंगे। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन को हमने कंजुगेट एसिड कहा, बिकॉज कि ये जो कंजुगेट एसिड बेसिकली इसने क्या किया? एसिड से प्रोटॉन लेने के बाद क्या हुआ है? ये बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या है? कंजुगेट बेस है। अब कंजुगेट बेस क्या है? यानी वो सब्सटेंस जिसको हम क्लोराइड कहते हैं या क्लोराइड आयन कहते हैं, तो जिसको क्लोरीन आयन कहा जाता है, यानी वो सब्सटेंस जिसने बेस को प्रोटॉन देने के बाद हासिल हुआ, यानी वो सब्सटेंस जिसने बेस को प्रोटॉन देने के बाद बन गया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो क्लोरीन आयन है ये बेसिकली कंजुगेट बेस है, और इसको कंजुगेट बेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बेस को प्रोटॉन दिया है, यानी किसी को प्रोटॉन देने के बाद ये बाद में रह गया है, तो दैट विल बी द कंजुगेट बेस है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म as a result of acceptance of proton by a base, जो बेस से प्रोटॉन लेता है, is called is conjugate क्या है? बेस एसिड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास कंजुगेट एसिड बना है, इसने क्या किया? हमारे पास यानी एसिड से प्रोटॉन लिया और लेने के बाद क्या हुआ? यानी जो सब्सटेंस बना, that will be known as the conjugate acid है। इसी तरह से कंजुगेट बेस क्या है? a substance which is formed as a result of donation of proton by an acid, जो एसिड देता है, is called conjugate base। यानी वो जो प्रोटॉन देने के बाद, यानी वो सब्सटेंस या वो एसिड जो प्रोटॉन देने के बाद हासिल होता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस कहते हैं। इसका एक और भी डिफिनीशन बनता है कि हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज द कंजुगेट बेस। इसको अगर एक और आसान डिफिनीशन भी हम इसका बना सकते हैं। वो कैसे? देखें, जब किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद वो सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड कहते हैं। यानी आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, तो दैट इज नोन एज द कंजुगेट एसिड। देखो ये एसिड बेस है, इन दोनों ने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद देखें हाइड्रोनियम आयन बना। अब ये हाइड्रोनियम आयन में मजीद प्रोटॉन ये दे सकता है, इसके पास प्रोटॉन है, तो लिहाजा इसको हम क्या कह सकते हैं? कंजुगेट एसिड कह सकते हैं। इसके बाद कंजुगेट बेस का एक और डिफिनेशन हम बना सकते हैं किताब के अलावा। क्या है? आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन,
यानी एसिड बेस की रिएक्शन कराने के बाद वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है तो दैट इज नोन एज द कंजुगेट बेस। तो इसी तरह से यहां देखें कि ये हाइड्रोनियम आयन के पास प्रोटॉन है, ये आफ्टर द एसिड बेस के बाद ये एक सब्सटेंस बना, इसको कंजुगेट एसिड कहा, बिकॉज ये अभी प्रोटॉन दे सकता है मजीद और ये प्रोटॉन मजीद ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज द कंजुगेट एसिड, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन दैट इज नोन एज द कंजुगेट बेस। तो लिहाजा इस डिफिनीशन के मुताबिक भी यानी हाइड्रोनियम आयन कंजुगेट एसिड बना और जो क्लोरीन आयन है ये कंजुगेट बेस बना। इसका एक और डिफिनीशन हम बना सकते हैं, वो क्या है देखें, आफ्टर द एसिड बेस रिएक्शन कि अ सब्सटेंस व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी एसिड बेस रिएक्शन के बाद वो सब्सटेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो केटाइन बने, तो दैट इज नोन एज द कंजुगेट एसिड। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस व्हिच हैव द नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज नोन एज द कंजुगेट बेस। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर के अंदर 3 डिफिनीशन डिस्कस की। एक डिफिनीशन हमने बुक वाला समझाया और 2 डिफिनीशन हमने आपको अपनी तरफ से समझा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है। देखें, किसी भी एसिड का प्रोटॉन देने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं, यानी द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन, यानी किसी भी सब्सटेंस का प्रोटॉन देने की सलाहियत को हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसी तरह से प्रोटॉन देने की सलाहियत के बेस पर एसिड 2 तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ एसिड्स को वीक एसिड्स कहा जाता है और कुछ एसिड्स को हम स्ट्रांग एसिड्स कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, और इसी तरह से दूसरा जो एसिड है वो कार्बोनिक एसिड है, ये एक क्या है, वीक एसिड है। अच्छा, हमने इसको वीक एसिड क्यों कहा? इसको वीक एसिड इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन देने की सलाहियत कम है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये प्रोटॉन कम देता है, यानी ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कम टूट जाता है, इसकी डिसोसिएशन पार्शियली होती है और ये आसानी से, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या है, ये बेसिकली वीक एसिड कंसिडर करते हैं, बिकॉज इनका स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी क्या है, इनका कम होता है, यानी ये प्रोटॉन देने की सलाहियत कम रखते हैं। जबकि दूसरी जो एसिड है इनको स्ट्रांग एसिड कहते हैं। देखिए H2SO4 एक स्ट्रांग एसिड है, HCl क्या है, एक स्ट्रांग एसिड है, बिकॉज ये आसानी से प्रोटॉन देता है और दोबारा प्रोटॉन नहीं लेता है। तो या कंप्लीटली क्या होता है, आयंस में ये डिसोसिएट होता है। तो हमने इस लेक्चर में एक बात अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का प्रोटॉन देने की सलाहियत को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम होगा तो वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। जैसे कि एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड से, बिकॉज इनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत कम है। जबकि H2SO4 क्या है और HCl दे आर दी स्ट्रांग एसिड बिकॉज दे हैव हाई एबिलिटी टू डोनेट दी प्रोटॉन। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेटिवली स्ट्रांग एसिड, यानी रिलेटिवली स्ट्रांग एसिड का मतलब ये है कि रिलेटिव स्ट्रांग एसिड किसे बोलते हैं, किसी एक एसिड का किसी दूसरे एसिड के मुकाबले में ज्यादा टूटने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली स्ट्रांग एसिड कहते हैं। देखिए, जब हम HCl और एसिटिक एसिड को कंपेयर कराएंगे तो दोनों को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे अलग अलग कंटेनर में, तो HCl में यानी एसिटिक एसिड के मुकाबले में प्रोटॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, यानी टूटने की सलाहियत ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली HCl यानी CH3 और COOH एसिटिक एसिड के मुकाबले में ज्यादा क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की तरह ही है, लेकिन एक दो जुमलों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है, किसी भी बेस का प्रोटॉन लेने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं, या किसी भी बेस का हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करने की सलाहियत। अगर हम लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर हम इसको प्रोटॉन लेने के बेस पर हम कह सकते हैं।
अगर हम इसको अरेनियस के मुताबिक डिफाइन करें तो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बेस का हाइड्रोक्साइड आयन जो पैदा करने की सलाहियत या किसी भी बेस का प्रोटॉन लेने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, बेस कहा जाता है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस के तौर पर भी हमारे पास बेसिस भी दो किस्म के होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास क्या है, वीक बेसिस है और दूसरा हमारे पास स्ट्रांग बेस है। तो वीक बेसिस किसे कहेंगे, अरेनियस के मुताबिक वो तमाम ऐसे सब्सटेंसेस जिसको वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन कम पैदा करे, इनको हम वीक बेसिस कहते हैं। और वो तमाम ऐसे बेसिस जिसमें पानी में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा पैदा करे अरेनियस के मुताबिक, तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेसिस कहते हैं। या वो तमाम ऐसे बेसिस जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेसिस कहेंगे। और वो तमाम ऐसे बेसिस जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत कम रखते हैं, इनको हम वीक बेसिस कह सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि हमने क्लास 9 में 3 थ्योरीज पढ़ी थी, कि सबसे पहला थ्योरी अरेनियस पढ़ा था और इसके अंदर हमने H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बेस पर हमने एसिड और बेस का कंसेप्ट पढ़ा। इसके बाद लोरी ब्रॉन्स्टेड पढ़ा, उसके बाद लिविस पढ़ा। तो आप इन कंसेप्ट को भी रिवाइज करें। और इसी के साथ देखें, यहाँ पर मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट है, इनको स्ट्रांग बेसिस कहते हैं, बिकॉज इसमें प्रोटॉन लेने की सलाहियत या हाइड्रोक्साइड पैदा करने की सलाहियत या डिसोसिएट होने की सलाहियत इसमें ज्यादा होती है। बाकी जो रिमेनिंग जो बेसिस होते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 के अलावा, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ वीक बेसिस, इनको वीक बेसिस कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आपके सामने देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करने की सलाहियत कम होती है। इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड देखिए, ये भी हमारे पास एक वीक बेस है क्योंकि ये भी हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करने की या प्रोटॉन लेने की सलाहियत ये कम रखता है। इसी तरह से देखें, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रांग बेस है, इसमें टूटने की सलाहियत ज्यादा है, प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है, और हाइड्रोक्साइड की यानी पैदा करने की सलाहियत ज्यादा है क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 से है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप नंबर 1 से है, ये भी स्ट्रांग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी ग्रुप नंबर 1 से है और इसके अंदर भी क्या है, प्रोटॉन लेने की सलाहियत और हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करने की सलाहियत ज्यादा है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि रिलेटिवली स्ट्रांग बेस किसे बोलते हैं। वो बेस जो किसी दूसरे बेस के निस्बत से प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा रखे या उसमें टूटने की सलाहियत क्या हो, यानी उसमें टूटने की सलाहियत उसमें ज्यादा हो, तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेसिस यानी रिलेटिवली स्ट्रांग बेसिस कहा जाता है। जैसे कि लिखा, अ बेस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी टू एन हाई डिग्री ऑफ देन क्या है, अनदर बेस, यानी किसी एक बेस के निस्बत से दूसरे बेस में प्रोटॉन लेने की सलाहियत या टूटने की सलाहियत ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिवली स्ट्रांग बेस कहते हैं। तो इसी तरह से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें प्रोटॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है और एज कम्पेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूटने की सलाहियत ज्यादा है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, एक स्ट्रांग बेस हुआ एज कम्पेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड।